मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फोर्सेस, आभासी या छद्म बल। पिछले चैप्टर में हमने जो निर्देश तंत्र पढ़े थे, जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे क्या थे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र थे, या फिर हमारे पास में जो स्थिर निर्देश तंत्र थे वो हमने पढ़े थे। यानी हमारा जो फ्रेम था एस, वो एक स्थिर निर्देश तंत्र था, ठीक है, और ये एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र था। और जो दूसरा हमने एस डैश फ्रेम लिया था वो क्या था? इसके सापेक्ष नियत वेग से या तो गतिशील था या फिर स्थिर था। यानी हमारे जो निर्देश तंत्र थे एस और एस डैश, दोनों ही क्या थे? स्थिर निर्देश तंत्र थे और दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र थे। और जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में हमेशा क्या होता है? न्यूटन के नियमों का पालन होता है। न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड रहते हैं, ठीक है। अब आज हम पढ़ रहे हैं आभासी या छद्म बल, स्यूडो फोर्सेस या फिक्सियस फोर्स। ये फोर्सेस कब लगते हैं? हमारे पास में मान लो कोई निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में कोई कण P स्थित है। ये निर्देश तंत्र एस जो है वो एक स्थिर निर्देश तंत्र है, ठीक है। तो ये स्थिर निर्देश तंत्र है, तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब जो हमारा दूसरा निर्देश तंत्र है वो क्या है? गतिशील है, और साथ में नियत वेग से गतिशील नहीं है, एक त्वरित वेग से गतिशील है। यानी अब ये जो है हमारा त्वरित है, एक्सेलरेटेड। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा। तो क्या होगा? ये जो हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर इस कण पर यदि कोई बल नहीं भी लग रहा है, F=0 भी हुआ, तब भी क्या होगा? ये कण एक फोर्स को फील करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो 0 है, तब भी इस कण पर लगने वाला फोर्स जो है वो ≠0 होगा। यानी यहाँ पर ये कण जो है इस त्वरित गति के कारण, इस त्वरण के कारण इसको भी त्वरण फील होगा। यहाँ पर भी इसके ऊपर भी क्या होगा? एक त्वरण लगेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि हमारा निर्देश तंत्र a0 त्वरण से इस दिशा में गति कर रहा है, तो उसके ऊपर जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, खुद ये पार्टिकल जो है इस पर कोई भी फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स इसका 0 है। लेकिन क्या होगा? इस त्वरित गति के कारण इस डायरेक्शन में इसे माइनस का a0 त्वरण जो है वो अनुभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है इसके ऊपर माइनस a0 त्वरण लगेगा इस त्वरण के कारण, क्योंकि हमारा जो निर्देश तंत्र है S प्राइम, ठीक है, इस S डैश निर्देश तंत्र की वजह से, जो कि a0 त्वरण से गति कर रहा है, इस त्वरण की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर भी यहाँ पर त्वरण लगेगा। तो इस त्वरण के कारण अब यहाँ पर इस पे त्वरण जो है वो 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? F=-ma0 ये कार्य करेगा। तो अब जो हमने पहले पढ़ा था कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या होता है? न्यूटन के नियम वैलिड रहते हैं। न्यूटन नियम वैलिड रहते हैं और जो त्वरण होता है वो 0 होता है। यदि हमारा F एक्सटर्नल 0 हो, यानी जो वो पार्टिकल है उस पर कोई त्वरण नहीं लग रहा है, और यदि वो स्थिर निर्देश तंत्रों के सापेक्ष या जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष हम उसे देख रहे हैं, तो वो जो होगा उसकी गति जो होगी वो त्वरण रहित होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे निर्देश तंत्र जो खुद त्वरित है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ये हमारे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो त्वरित निर्देश तंत्र होंगे वो क्या होंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। और ऐसे निर्देश तंत्रों में किसी भी कण की गति त्वरण रहित नहीं होगी, चाहे इस पे त्वरण नहीं लग रहा हो, ये खुद एक नियत वेग से गति कर रहा हो, लेकिन फिर भी इस पर क्या होगा? त्वरण लगेगा। तो यहाँ पर तो हमारा जो टॉपिक है आज का, स्यूडो फिक्सियस फोर्स, आभासी या छद्म बल, वो कब लगते हैं? यानी जो पार्टिकल है अपना, वो किसी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या त्वरित निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम उसको देख रहे हैं, तो उसके ऊपर वास्तव में कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन उस त्वरित निर्देश तंत्र की गति के कारण उस पर बल लग रहा है। तो ऐसे जो बल होंगे वो आभासी या छद्म बल कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि आभासी या छद्म बल, या फिर हम लिख सकते हैं कि वे बल जो कण पर, ठीक है, जो भी पार्टिकल हम ले रहे हैं, कण पर
वास्तव में कार्य नहीं करते हैं, केवल या फिर वास्तव में कार्य नहीं करते हैं बल्कि त्वरित निर्देश तंत्र ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में पार्टिकल है उसके ऊपर वास्तव में फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से, जो निर्देश तंत्र है उसकी वजह से उस पर फील हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, बल्कि त्वरित निर्देश तंत्र की गति के कारण, या फिर हम लिख सकते हैं बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, उन्हें आभासी या छद्म बल कहते हैं। ठीक है, तो ये निर्देश तंत्र जो कि त्वरित गति कर रहे हैं, इनमें क्या लगेगा, किसी भी पार्टिकल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आभासी या छद्म बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहेंगे, क्योंकि F 0 है पार्टिकल पर, फिर भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन उसे मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, उस निर्देश तंत्र के एक्सेलरेशन की वजह से उसे एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो ये हमारे स्यूडो फोर्सेस हो जाएंगे। अब जैसे मान लो, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में किसी कण पर बल Fr लग रहा है। ठीक है, Fr हमने यहाँ जो हमारे रेस्ट फ्रेम है, स्थिर है, उसके लिए हमने लिखा है कि हमारे पास में जो पार्टिकल है उस पर बल Fr लग रहा है। ठीक है, तो किसी स्थिर निर्देश तंत्र S लिख लेते हैं। ठीक है, माना एक दूसरा निर्देश तंत्र S के सापेक्ष त्वरित गति करता है, तो इस निर्देश तंत्र में कण पर बल। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, ये हमारा जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक स्थिर फ्रेम है। अब जो दूसरा हमारा फ्रेम है वो क्या है, त्वरित गति कर रहा है। तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ठीक है, जो त्वरित गति होगी उसके सापेक्ष क्या होगा, कण पर बल जो होगा वो क्या होगा, ओनली Fr नहीं होगा, क्योंकि ये इस पर लगने वाला एक्चुअल फोर्स है। ठीक है, तो वो तो उस पर लगेगा ही, साथ में हमारा जो निर्देश तंत्र है, जो हमने दूसरा निर्देश तंत्र लिया है, वो क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। तो उस त्वरित गति के कारण भी इस पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा। तो हमारे पास में F का मान क्या हो जाएगा, Fr प्लस Fa। ठीक है, Fr प्लस Fa, तो यहां से हम लिख लेते हैं इसे Ma माइनस Ma नोट। ठीक है, जहां A नोट त्वरित निर्देश तंत्र का त्वरण है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ma तो जो उस रियल फोर्स की वजह से जो एक्चुअल में उस पर काम कर रहा था रेस्ट फ्रेम के अंदर, उसकी वजह से आ जाएगा, और दूसरा जो Ma नोट हमने लिखा है वो किसकी वजह से है, उस एक्सेलरेटेड फ्रेम की वजह से है। यहाँ पर हम R जो है वो
रेस्ट के लिए डिनोट कर रहे हैं, रेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर फ्रेम, और जो ए है उसे हम डिनोट कर रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए। तो यहाँ पर इस पर दो फोर्स कार्य करेंगे, एक तो होगा एम ए, दूसरा होगा एम ए नोट। और ये जो माइनस साइन हमने लिया है वो क्योंकि हमेशा जो त्वरण है उसके अपोजिट उसे फील होगा, क्योंकि उसकी जो गति होगी, त्वरित गति, वो अपोजिट होगी। अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है तो दूसरी जो वस्तु अगर हम उसके सापेक्ष देखेंगे तो वो हमें इधर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसका जो त्वरण होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो त्वरण लगता है ये उस फ्रेम का जो त्वरण होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया है। तो इस तरह से जो पार्टिकल है हमारा उस पर क्या हो गए, दो फोर्स कार्य करेंगे, एक तो हो जाएगा एफ आर जो रेस्ट फ्रेम का है, और दूसरा एम ए नोट। इसी तरह से उस पर जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गए, दो हो गए। एक हम इसे ए आर लिख सकते हैं, इसे चाहो तो ए नोट या ए लिख लेना, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसकी वजह से। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन आया वो भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कण पर दो तरीके के एक्सेलरेशन कार्य करेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहां तक लिख लो। ठीक है, तो हमारे आभासी बल कौन से बल हो गए, जो वास्तव में कार्य नहीं करेंगे, केवल लगते हुए प्रतीत होंगे उस निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण। तो हम बात कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर। ठीक है, यदि हमारी कोई लिफ्ट है, उसके अंदर अगर हम स्थित है, तो कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्थित है, तो क्या होगा, यदि जो लिफ्ट है हमारी वो ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होने की वजह से जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं हम, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ऊपर वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास में लिफ्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है, लिफ्ट या रॉकेट जो भी हम मान रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये ऊपर की ओर गति कर रही है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन फील होगा। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नोट। ठीक है, एम जी जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता ही है, क्योंकि ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से है। तो mg जो वेट होगा वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो अपने पास में ma नोट फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गति हो रही है, जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स हो गया वो mg प्लस ma नोट हो गया। तो कोई भी व्यक्ति यदि लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे नीचे की ओर एक एक्स्ट्रा फोर्स फील होगा, जो एक mg था जो उसके भार की वजह से है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसका जो इस त्वरित गति के कारण उसे एक और एक्सेलरेशन फील हुआ है, उसकी वजह से भी क्या होगा, फोर्स आएगा। तो यानी उसका जो प्रभावी भार है, ठीक है, इफेक्टिव वेट जो होगा किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रभावी भार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारा पार्टिकल था, नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो किसी लिफ्ट के अंदर है, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो उसके ऊपर नीचे की ओर एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन होगा, या वो एक एक्स्ट्रा फोर्स को फील करेगा, जिसकी वजह से एक mg था और एक ma नोट, दो फोर्स हो गए, तो उसका जो प्रभावी भार है वो बढ़ जाएगा, अधिक उसे फील होगा। ठीक है, वो खुद को भारी महसूस करेगा। दूसरा अपने पास में कंडीशन क्या है,
कि जो हमारी लिफ्ट है उसकी गति नीचे की ओर है, वो नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को अब ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फील होगा। ठीक है, तो यहां से अब उस पर जो भार, उसका फोर्स होगा, अब उसके ऊपर कितना हो जाएगा, mg माइनस ma नोट, क्योंकि अब जो a नोट है वो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो mg माइनस ma नोट, तो जो प्रभावी भार है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इफेक्टिव वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, खुद के भार में कमी महसूस करेगा और यहाँ पर वो भार में अधिकता महसूस करता है। तो यदि जो लिफ्ट है, अब क्योंकि उसके ऊपर ये फोर्स लग नहीं रहा है वैसे, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ यही फोर्स कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये फोर्स कार्य करने के बावजूद वो अपने भार में कमी या अधिकता महसूस करता है। वो किसकी वजह से करता है, इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, जो कि किसकी वजह से लगा है, इस लिफ्ट की एक्सीलरेटेड वेलोसिटी की वजह से लगा है। ठीक है, ये जो लिफ्ट है वो एक्सीलरेटेड गति कर रही है, तब यहाँ पर क्या आया है, उसके ऊपर फोर्स आया है। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे जो फोर्स होंगे जो कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, वो स्यूडो फोर्सेस, आभासी बल कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वहां पर उसका क्या होता है, ए और जी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यदि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो ए और जी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो भारहीनता की स्थिति होगी, वेटलेस कंडीशन हो जाएगी ये। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु अपनी स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी, फ्रीली गिर रही है, तो वहां पर क्या होगा, उसकी जो कंडीशन होगी वो भारहीनता की वेटलेस कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ये आभासी फोर्सेज होते हैं, आभासी बल होते हैं, ये कार्य करते हैं। आभासी बल। ठीक है, अब जो हमारा निर्देश तंत्र था, जो कि त्वरित निर्देश तंत्र था, अब हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र। यानी जो निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है घूर्णी निर्देश तंत्र। हमने पहले भी जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस तरह से हमारा जो निर्देश तंत्र था S, और अगर हम इसे R ले तो ये निर्देश तंत्र जो होगा इसके सापेक्ष किसी एंगल पर झुका हुआ था, यानी ये ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा था, एंगुलर वेलोसिटी से घूर्णन कर रहा था, ओमेगा कोणीय वेग से। ये समय के सापेक्ष स्थिर नहीं था। लेकिन जो हमारा घूर्णन होता है उसके अंदर क्या होगा, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है, जैसे मान लो इसका स्थिति सदिश R है, P के सापेक्ष, तो R ही होगा इस R के सापेक्ष भी, क्योंकि यहाँ पर ये घूर्णन हो रहा है। ठीक है, जो हमारा निर्देश तंत्र है वो घूर्णन कर रहा है, और घूर्णन किस तरह से कर रहा है कि O जो है वो उस O के संपाती रहे, यानी इस O से वो दूर नहीं जा रहा है, O के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो O के साथ कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, दोनों का ओरिजिन सेम है, ओरिजिन पॉइंट सेम रहेगा, तो जो ये स्थिति सदिश है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों ही निर्देश तंत्रों के लिए R और R' सेम रहेंगे यदि जब तक P स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, R R' अपने पास में इसके स्थिति सदिश है, और जब तक P स्थिर है तब तक क्या है, इन दोनों के R और R' भी समान रहेंगे। अब जो हमारा निर्देश तंत्र है वो घूर्णन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की साथ में वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णन की वजह से हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो गति होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसकी जो गति होगी वो त्वरित होगी। जैसे हम वो पढ़ रहे थे
कि हमारा जो निर्देश तंत्र है वो लीनियर मोशन में था, v वेग से गति कर रहा था नियत वेग से। तो जब तक ये नियत वेग से गति कर रहा था इसमें एक्सेलरेशन नहीं था। तो जो हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे वहां पर नियत वेग से गतिशील हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, जिसमें क्या था कि कोई भी अगर स्थिर निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील जो निर्देश तंत्र होगा वो भी जड़त्वीय होगा, वहां पर भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अब जो हमारा निर्देश तंत्र है वो क्या है, एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर क्या होता है, इस ओमेगा घूर्णन के कारण क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय वेग आएगा। ठीक है, ये कोणीय त्वरण आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर कोणीय त्वरण अगर लगेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स भी कार्य करेगा। तो इस घूर्णी निर्देश तंत्रों की वजह से क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर आभासी बल लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये त्वरित निर्देश तंत्र है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूर्णी निर्देश तंत्र में रोटेशनल जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनमें देखें तो क्या होगा, उनके ऊपर ये जो आभासी फोर्स होते हैं, आभासी बल होते हैं, स्यूडो फोर्सेस, ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये हमारा एस फ्रेम है। ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस एक्सिस है। ये किसी भी पार्टिकल पी की पोजीशन है, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड और एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस है। ठीक है, इसका स्थिति सदिश आर भी है और आर डेस भी है, क्योंकि दोनों ही जो निर्देश तंत्र है हमारे उनके ओरिजिन जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल होगा वो एक एक्स्ट्रा फोर्स को फील करेगा। ठीक है, तो जब भी घूर्णन हो रहा होता है तो घूर्णन की वजह से हमारे पास में दो फोर्स आएंगे, एक तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और एक हमारा कोरियोलिस फोर्स होगा। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो कब कार्य करता है, यदि पार्टिकल जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स। ये त्वरित निर्देश तंत्रों में जो घूर्णन कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी भी पार्टिकल पर लगता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं, घूर्णन की वजह से एक तो केंद्रीय बल होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और दूसरा हमारा ये कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, तो एक हमारा केंद्रीय बल लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये कब लगता है, जब पार्टिकल जो हो वो गतिशील हो। ठीक है, तो मूविंग पार्टिकल्स पर, जब भी कोई मूविंग पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर रोटेशनल जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उनके अंदर उन पार्टिकल्स पर कोरियोलिस फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो हम कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ का जो रोटेशन है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है इसकी वजह से इसके ऊपर स्थित सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या लग रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो चक्रवातों पर भी, हवा के चलने पर, इन सब पर रहता है। तो किस तरह से कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमारी अर्थ पर स्थित सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से हम कोरियोलिस फोर्स को निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं, माना एस तथा, ठीक है, पहले हम घूर्णी निर्देश तंत्र और जो हमारा एक स्थिर निर्देश तंत्र है उसके अंदर स्थिति के रूपांतरण सदिश लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एस एक स्थिर निर्देश तंत्र है, ठीक है,
हमारा जो एस है वो क्या है, एक स्थिर निर्देश तंत्र है तथा इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण P के निर्देशांक x y z हैं तथा एकांक सदिश I केप, J केप, K केप हैं। ठीक है, अतः निर्देश तंत्र S में कण P का स्थिति सदिश निम्न होगा। ठीक है, कण P का जो स्थिति सदिश होगा वो निम्न होगा। ठीक है, तो हमारा जो कण है उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे हम, ओपी वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर का मान होगा ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप प्लस जेड के केप। ठीक है, ओपी वेक्टर आ जाएगा अपने पास में। अब जो हमारा दूसरा निर्देश तंत्र है आर, वो क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से घूर्णन कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं, माना एक अन्य निर्देश तंत्र आर जो एस के सापेक्ष ओमेगा वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से, ठीक है, कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है तथा घूर्णन इस प्रकार है कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के पश्चात बिंदु ओ तथा ओडेस भी अपना यही हो जाएगा, ओ तथा ओडेस संपाती रहे। ठीक है, यानी जब भी ये घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन सिर्फ इसी तरह से कर रहा है, इसे एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष कर रहा है कि ये जो हमारा और ओडेस है वो हमेशा क्या रहेंगे, कोइंसाइड करते रहेंगे, संपाती रहेंगे। ठीक है, संपाती रहें तथा इस निर्देश तंत्र में कण P के निर्देशांक x डेस, y डेस, z डेस हैं तथा इस R निर्देश तंत्र के x डेस, y डेस, z डेस अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश I केप डेस, J केप डेस, K केप डेस हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और दूसरा हमारा आर है। ठीक है, तो जो हमारा एस फ्रेम है उसके अंदर तो क्या है, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, और जो हमारा दूसरा फ्रेम है आर, उसमें एक्स डेस वाई डेस जेड डेस है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर हमारा स्थिति सदिश जो है वो ओपी वेक्टर, ठीक है, तो ओपी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के के, और यहाँ पर जो हमारा आर है उसके अंदर क्या हो गए, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस है, और इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके स्थिति सदिश क्या होगा, ओपी या फिर आर डेस, इसे हम ओपी इक्वल टू आर, आर भी है ये अपना, ये हो जाएगा। अतः निर्देश तंत्र आर में कण का स्थिति सदिश आर डेस इक्वल टू एक्स डेस आई के प्लस वाई डेस जे के प्लस जेड डेस के के। ठीक है, ये भी डेस लगा लो, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, आई केप डेस जे केप डेस के केप डेस है, तो आर डेस हो गया एक्स डेस आई केप डेस वाई डेस जे केप डेस प्लस का जेड डेस के केप डेस। ठीक है, तो अब जो अपना आर डेस आया है इसके अंदर अपने पास में वेरिएबल्स जो है वो एक्स वाई जेड हैं। ठीक है, ये अपने एस के अंदर भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, यदि पार्टिकल गति करे तो इनमें चेंज आएगा, डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी वाई बाई डी टी आएगा और डी जेड बाई डी टी आएगा, यदि हमारा पार्टिकल गति करना शुरू करे। लेकिन जो हमारा आर निर्देश तंत्र है इसके अंदर क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो हमारा निर्देश तंत्र है इस तरीके से है, थीटा यहाँ पर ये एंगल बना रहा है और ओमेगा वेग से ये घूर्णन कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस, ये तीनों तो वेरिएबल्स हैं ही, अगर पार्टिकल गति करे तो इन तीनों में तो चेंज आएगा ही। साथ में क्या होगा कि हमारा जो ये घूर्णी निर्देश तंत्र है, यदि पार्टिकल स्थिर भी है तब भी क्या होगा कि ये जो हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र है आर, इसके जो एकांक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, आई केप डेस जे केप डेस के केप डेस, ये चेंज होंगे, क्योंकि किसी समय ये यहाँ पर होगा फिर चेंज होगा फिर चेंज होगा, तो यहाँ पर जब इसके एक्स डेस वाई डेस जेड डेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, घूर्णन की वजह से ये चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर भी चेंज आएगा। तो यदि हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा कि ये इनके अंदर भी आई केप डेस बाई डी टी और जे केप डेस बाई डी टी और के केप डेस बाई डी टी भी होगा, इनके अंदर भी क्या हो रही है, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, स्थिर नहीं है, घूर्णन के कारण दिशा चेंज हो रही है। तो यहाँ तक अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल स्थिर है, तो उसका जो निर्देश ये स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर और आर डेस। तो हम लिख सकते हैं कण की स्थिर स्थिति के लिए, ठीक है, कण की स्थिर स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर डेस, क्योंकि जो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं उनमें ये पोजीशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि ये इसके साथ में हमेशा ओ और ओ डेस हमारे सेम ही रहेंगे। ये गति करके इससे दूर या दूर नहीं जा रहा है, दूर या पास नहीं आ रहा है, हमेशा क्या है, इसी के साथ कोइंसाइड करते हुए रहेगा। तो हमारा जो पी पार्टिकल है उसकी जो दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं वो इसकी स्थिर स्थिति के लिए जब ये रेस्ट में है तब क्या हो जाएंगे, आर और आर डेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू आर डेस, तो ये हमारे पास में एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस जेड के के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डेस आई के डेस प्लस का वाई डेस जे के डेस
प्लस का जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो पार्टिकल जब तक हमारा रेस्ट में है उसके लिए क्या रहेगा, आर और आर डैश का मान समान रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। या फिर हम एक तरीके से लिख सकते हैं, आर को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश प्लस का जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो हमारा आर जो है वो स्थिति सदिश घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर हमारे जो आर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हमारा एक फ्रेम जो है वो रेस्ट में है और दूसरा जो है वो घूर्णन कर रहा है, तो हमारे पास में जो स्थिति सदिश है वो इसके टर्म्स में घूर्णी निर्देश तंत्र के निर्देशांकों की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, उपरोक्त समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र में ठीक है, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, पोजीशन का क्या है, ये अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी पोजीशन की, किसके अंदर, घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर। आगे अपने पास में क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हमारा पार्टिकल जो है वो मूव करे, गति हो, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कोरियोलिस फोर्स किस तरह से लगता है और वेग के उसकी वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हम स्थिर ले रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्थिति का रूपांतरण इस प्रकार होगा और किस तरह से वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कोरियोलिस फोर्स किस तरह कार्य करता है, ये हम किसी भी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो है वो पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है एक रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।